नमस्कार दोस्तों। हम आज सभी लोग देखेंगे कि पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है। पृथ्वी मान लेते हैं कोई पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। पृथ्वी के आधे आध भाग को मतलब कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है। जो रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है इसे कौन सी रेखा कहते हैं? इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूभाग को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अंश भी रेखा 0 डिग्री अंश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके हम उत्तरी गोलार्ध तथा निचले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध क्या है? दक्षिणी गोलार्ध क्या है? मतलब भूमध्य भाग के ऊपरी भाग को भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है ये दोनों हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवतीय रेखा कहते हैं या 0 डिग्री रेखा कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे जो भाग होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के 23.5 अंश ऊपरी एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पर इसे कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री भाग को कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर में एक रेखा है जिसका नाम कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश पर एक रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। अगर देखा जाए तो सूर्य जो हमेशा चमकता है वह कर्क रेखा या मकर रेखा पर ही कि लंबवत चमकता है और बाकी इसकी किरणें जो होती हैं भूमध्य रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य की रेखा कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की रेखाएं इस पर कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और बाकी 23.5 अंश के उत्तर और 23.5 अंश के दक्षिण जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो आप कह सकते हैं अगर सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं तो वह मकर रेखा पर और कर्क रेखा पर। इसलिए मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो के कारण ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं? दिन और रात छोटे या बड़े होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि गोलार्धों में दिन छोटे या बड़े क्यों होते हैं तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे या बड़े होते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यह स्थिति कब बनती है? यह स्थिति 21 मार्च को होती है। 21 मार्च को आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि 21 मार्च को आज दिन सबसे बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य क्या हुआ कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है अर्थात सूर्य पर डायरेक्ट किरणें जो होती हैं वह कर्क रेखा पर पड़ती हैं
और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, वह दिन होगा 22 दिसंबर। गोलार्धों में दिन छोटा या बड़ा होने का रीजन समझ में आया होगा कि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा गति के कारण ही गोलार्धों में दिन छोटे या बड़े होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 मार्च को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और इसके सूर्य की किरणें हमेशा जो होती हैं वह भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए भूमध्य रेखीय देश हैं, जो भूमध्य रेखा पर देश स्थित हैं, वहाँ हमेशा दिन और रातें क्या होती? बराबर होती हैं। और कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो आज हम सभी लोगों ने सीखा कि उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्यों होता है? धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यही था।